नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 27वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद ना इससे रिलेटेड जितना भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है उन तमाम क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों का आपका सिलेबस को दिखाओ ना, तो ध्यान से देखोगे तो भाग दूसरा सामान्य ज्ञान करके दिया गया है। इसमें से आप लोगों का 20 नंबर का आने वाला है और 20 प्रश्न जो है वो पूछा जाने वाला है। और हम लोग जिस विषय को पढ़ रहे हैं वो भूगोल को पढ़ रहे हैं, और भूगोल के अंतर्गत ना हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो खनिज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के ये जो क्लास है ना वो आप लोगों का क्या रहने वाला है, अंतिम क्लास रहने वाला है भूगोल के विषय में। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, खनिज संसाधन क्या क्या है, कहाँ कहाँ कितना है, इन तमाम चीज़ों को क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और आप लोगों का ना भारत के राज्य एवं उनकी भौगोलिक स्थिति को सबसे फर्स्ट क्लास में पढ़ा दिया हूँ भूगोल के विषय में। तो ये जो खनिज संसाधन है ना वो आप लोगों का क्या रहने वाला है, अंतिम क्लास रहने वाला है। उसके बाद जो आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, उसमें अब आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा वो खेल और योग शिक्षा और मूल्य शिक्षा के बारे में, ये जो बड़ा सा टॉपिक है ना उसको फिर कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास आप लोगों का इन्हीं चीज़ों को लेकर के आऊँगा। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक हम लोगों का देखोगे ना, तो उसमें दिया है खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन क्या होता है, हमारे जो भारत में अनेक प्रकार के जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं ना, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पर सोना चांदी अलग अलग जो खनिज वगैरह है ना, पेट्रोलियम गैस वगैरह हो गया, या उसके अलावा अलग अलग जो संसाधन है वो पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और आज का ये जो क्लास हो जाएगा उसके बाद इसका पूरा जो PDF रहेगा वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत ही डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके दोबारा पढ़ लीजिएगा। और आप लोगों के लिए लगभग 30 प्रश्न लेकर के आऊँ। इस 30 प्रश्न में आप लोगों को लगभग 20 प्रश्नों का क्या करूँगा, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा, और उसके बाद जो 10 क्वेश्चन रहेगा उसे आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ दूँगा। खुद से आप लोग क्या कर लेना, पढ़ लेना और उसको समझ लेना, और PDF के लास्ट में उसका आंसर को भी दे दूँगा। तो अभी तक कि आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, आप ही लोगों के लिए है। ठीक है, तो ज्वाइन करके सारा PDF को डाउनलोड कर सकते हो। इससे पहले जो क्लास ले चुका हूँ उसका भी PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप सभी लोगों से मात्र एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। क्योंकि आप लोगों के लिए ना अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाता है, और ख़ास तौर से मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरा जो फैमिली मेम्बर है वो बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों का सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा, मेरे को भी मोटिवेशन लगता है। तो अपने लिए एक बार कम से कम इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों का जो शिक्षण अभिरुचि का जो विषय है ना वो धीवर एकेडमी चैनल पर चल रहा है, तो उसको भी आप लोग क्या कर लेना, देख सकते हो उसको भी। ठीक है, और आगे का क्लास ना आज से भी आप लोगों का उसमें भी क्या करूँगा, लाते जाऊँगा, उसमें कुछ कुछ क्लास अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग भी पढ़िएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ, केवल आप लोग या फिर सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक घटक हो वह खनिज है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्य धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। तो संरचना के आधार पर जो खनिज है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन सा, तो सबसे पहले धात्विक खनिज होता है और दूसरा अधात्विक खनिज होता है। तो 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो यह आप लोगों को चाहो तो नोट करके रख सकते हो। सबसे पहला धात्विक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, तो फर्स्ट को पढ़िए। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकता है। तो 2 प्रकार से धात्विक खनिज होता है, एक होता है लौह खनिज होता है, दूसरा अलौह खनिज होता है। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहला जानते हैं कि लौह खनिज क्या होता है, और दूसरा जानेंगे फिर अलौह खनिज क्या होता है। लौह खनिज के अंतर्गत क्या क्या आएगा, लौह अयस्क आएगा, मैग्नीज आ जाएगा, क्रोमाइट आ जाएगा, निकल आ जाएगा और कोबाल्ट आ जाएगा। उसके अलावा अलौह खनिज में क्या आएगा, सोना चांदी तांबा सीसा जस्ता बॉक्साइट, ये तमाम जो चीज़ है वो अलौह खनिज के अंतर्गत आ जाएगा। तो केवल आप लोगों को एक बार इसको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अधात्विक खनिज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। तो दूसरा को ध्यान से पढ़िए। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है। अभ्रक नमक पोटाश सल्फर चूनाश्म चूना पत्थर संगमरमर तथा बलुआ पत्थर आदि, तो ये अधात्विक खनिज के अंतर्गत आ जाएगा।
उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, महत्वपूर्ण खनिज एवं उत्पादक राज्य की सूची इस प्रकार है। तो हमारे देश में ना कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज पाया जाता है, कौन कौन से राज्य में, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला इसमें जो दिया है कोयला उत्पादक क्षेत्र, तो भारत में कहाँ कहाँ मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन क्षेत्र है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले उत्पादक राज्य करके दिया है और दूसरा में दिया है उत्पादक क्षेत्र के बारे में। सबसे पहला देखो पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में कहाँ कहाँ कोयला मिलता है, तो वो रानीगंज में मिलता है, बाराकर में मिलता है, और उसके अलावा और कौन से राज्य में मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर में क्या मिलेगा, तो वो कालाकोट में मिलेगा। क्या, तो जम्मू कश्मीर में कालाकोट नामक स्थान है, वहाँ क्या मिलेगा, तो वहाँ कोयला मिलेगा। उसके अलावा झारखंड, तो झारखंड में कहाँ कहाँ कोयला मिलता है, तो झरिया में मिलता है, बोकारो में मिलता है, गिरिडीह में मिलता है, करणपुरा में मिलता है, रामगढ़ में मिलता है। तो एक बार केवल आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके अलावा गुजरात, तो गुजरात में कहाँ मिलता है, तो उमरसार में मिलता है। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ कोयला क्षेत्र है, तो वो पहला तातापानी, दूसरा रामकोला, तीसरा चिरमिरी। चिरमिरी जो है वो छत्तीसगढ़ के कहाँ है, बिलासपुर में है, पता होगा। उसके अलावा गेवरा, गेवरा जो है वो कोरबा साइड है, पता होगा। उसके अलावा कुसमुंडा में मिलता है, दीपका में मिलता है। उसके अलावा मांड घाटी में मिलता है। तो ये जो प्रमुख क्षेत्र है ना वो छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन क्षेत्र है, यह आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों को खासतौर से पता होगा ना, जो सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है वो कोरबा में मिलता है, छत्तीसगढ़ में। चलिए उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ते हैं, दूसरा जो अलग जो खनिज संसाधन है उसके बारे में। तो दूसरा जो होगा वो तांबा उत्पादन क्षेत्र। तो तांबा का उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है, तो पहला को देखो झारखंड, तो झारखंड में कहाँ कहाँ मिलेगा, मोसाबनी में मिलेगा, रासा मिलेगा, सोना माखी में मिलेगा। उसके अलावा घटशिला में मिलेगा, पत्थर गोड्डा में मिलेगा। उसके अलावा सुरदा में मिलेगा, पूर्वी सिंहभूमि जिला। उसके अलावा हजारीबाग में मिलेगा। तो ये झारखंड के अलग अलग क्षेत्र हो गया जहाँ तांबा मिलता है। चलिए उसके बाद राजस्थान के बारे में जानते हैं कि तांबा उत्पादन क्षेत्र राजस्थान में कहाँ कहाँ है। खेतड़ी का मंडन और कुंदन क्षेत्र में मिलेगा, जो क्या है झुंझुनू जिला में है। उसके अलावा दरिबा क्षेत्र जो है वहाँ मिलेगा, और वो कौन सा जिला है, तो अलवर जिला है। उसके अलावा भीलवाड़ा उदयपुर में मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या करना है, एक बार केवल पढ़ लेना है, एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है। जो मुख्य मुख्य क्षेत्र है ना तो उसके बारे में दिया है, इसके अलावा नोट करके दिया है, इसको पढ़ते हैं। खेतड़ी राजस्थान सिंधु सभ्यता काल से तांबा के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा अलवर और उसके अलावा सिरोही, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। खासतौर से जो याद रखना है वो खेतड़ी राजस्थान को याद रखना है, जो सिंधु सभ्यता के काल से क्या है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन जो हो सकता है ना वो ऐसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है जो ऐतिहासिक जो स्थल है उसके बारे में। चलिए उसके बाद आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडाला क्षेत्र जो गुंटूर जिला में है, उसके अलावा नेल्लोर में है, तो ये याद रखना है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलेगा जो तांबा है वो, तो मध्य प्रदेश में मलाजखंड क्षेत्र में मिलेगा जो बालाघाट जिले में है। उसके अलावा सिक्किम में कहाँ कहाँ मिलेगा, तो रंगापो डीपीयू क्षेत्र में मिलेगा। कर्नाटक में कहाँ मिलेगा, तो चीतल, दुर्ग और हासन। और उसके अलावा रायपुर, तो ये कर्नाटक में मिलेगा, छत्तीसगढ़ का रायपुर नहीं है जी, ये कर्नाटक का रायपुर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा को जानते हैं चूना पत्थर के बारे में कि प्रमुख प्रमुख क्षेत्र कौन सा है चूना पत्थर जहाँ से मिलता है वो। तो ध्यान से इसको भी पढ़िए। चूना पत्थर प्राय कटप्पा एवं विंध्य शैल समूहों में मिलता है। तो ये कटप्पा एवं विंध्य शैल समूह जो है ना मिट्टियों का, जैसे हम लोग क्या करेंगे धरती के धीरे धीरे ना क्या करेंगे नीचे दाते जाएंगे ना, तो अलग अलग लेयर में धरती को बांटा गया है। ठीक है, तो ये जो कटप्पा और विंध्य शैल समूह है ना वहाँ क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। तो इसको आप लोगों को नोट करके रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग मुख्य सीमेंट उत्पादन में होता है। तो आप लोगों को पता होगा ना कि चूना जो पत्थर होगा ना उसका उपयोग किसके लिए करते हैं, तो सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके अलावा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है, तो वो सतना में मिलेगा, जबलपुर में मिलेगा, कटनी क्षेत्र में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ चूना पत्थर मिलेगा, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश में कहाँ मिलेगा, कटप्पा, आदिलाबाद, उसके अलावा करीमनगर और गुड्डूर क्षेत्र में मिलेगा। राजस्थान में कहाँ मिलेगा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, सिरोही एवं उदयपुर क्षेत्र में मिलेगा। गुजरात में कहाँ मिलेगा, जूनागढ़ और उसके अलावा आजमनगर क्षेत्र, और उसके अलावा चूना पत्थर उत्पादन हेतु प्रमुख है। तो इतना जो अलग अलग राज्य है वहाँ चूना पत्थर मिलता है। खासतौर से छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग और बिलासपुर चार जो ना जिला है वहाँ से क्या मिलता है, वहाँ से चूना पत्थर मिलता है। सबसे ज़्यादा जो चूना पत्थर मिलता है वो बिलासपुर क्षेत्र से मिलता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। देखो आप लोगों को रटना
नहीं है इसे एक बार केवल सरसरी निगाहों से पढ़ते हुए चलना है। एमसीक्यू में मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा चौथा को जानते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज के उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, तो ये राज्य दिया है और खनिज क्षेत्र दिया है। मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगा, बालाघाट छिंदवाड़ा में मिलेगा। उड़ीसा में कहाँ मिलेगा, तो क्योंझर और सुंदरगढ़, बोनई, उसके अलावा कालाहांडी और कोरापुट में मिलेगा। उसके अलावा महाराष्ट्र में कहाँ मिलेगा, नागपुर, भंडारा एवं रत्नगिरी जिला में मिलेगा। कर्नाटक में कहाँ मिलेगा, तो बेलारी मिलेगा, शिमोगा मिलेगा, उत्तरी कन्नड़ा में मिलेगा। उसके अलावा झारखंड में देखो पश्चिमी सिंहभूमि में मिलेगा। आंध्र प्रदेश में विजयनगर और आदिलाबाद में। गुजरात में बड़ोदरा एवं पंचमहल क्षेत्र में मिलेगा। और राजस्थान में कहाँ मिलेगा, तो बांसवाड़ा और उदयपुर में मिलेगा। तो ये प्रमुख प्रमुख जो क्षेत्र है ना वहाँ से मैग्नीज मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को केवल एक बार पढ़ लेना है, हमेशा बोलता हूँ रटना आप लोगों को नहीं है। चलिए उसके अलावा सोना का प्रमुख क्षेत्र मतलब ना भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ से सोना का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला देखो कर्नाटक, तो कर्नाटक में कोलार खान हो जाएगा। और उसके अलावा देखो हट्टी कर्नाटक में मिल जाएगा। कोलार खान के बारे में आप लोग जानते हो, आप लोगों ने केजीएफ मूवी देखो होंगे ना। केजीएफ का पूरा नाम क्या होता है, तो कोलार गोल्ड फील्ड है क्या। तो ये जो कोलार खान जो है ना उसी को लेकर के एक मूवी बना था केजीएफ करके, इसी को क्या बोलते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख क्षेत्र था जहाँ से क्या निकलता था, सोना निकलता था बहुत ज़्यादा मात्रा में। और ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट करके दिया है देखो इसमें, कोलार खान भारत का सबसे बड़ा भूमिगत खान है। आप लोगों ने मूवी जरूर देखा होगा केजीएफ का, तो इसी के आधार पर मूवी बनाया गया था, ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड को, ठीक है। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा देखो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के में कहाँ कहाँ मिलेगा, तो रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र, उसके अलावा अनंतपुर जिला में मिलेगा। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, राय का कुछ सोन नदियों के बालू में भी पाया जाता है। इन्हें प्लेसर कहते हैं, क्या कहते हैं, तो प्लेसर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई नदियाँ ऐसे होगा ना, तो नदियों के जो मिट्टी होता है ना, तो उससे भी क्या मिलता है, सोने के ना कण मिलते हैं, टुकड़े पाए जाते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलिए उसके अलावा भारत में लौह अयस्क का क्षेत्र जानते हैं कि कहाँ कहाँ से ना जो लोहा है वो मिलता है भारत में। सबसे पहले जानेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ लोहा मिलता है, तो सबसे पहले दिल्ली मिलता है। दिल्ली राजहरा जानते हो ना, जो बालोद जिले में है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ से क्या मिलता है, लोहा मिलता है। उसके अलावा बैलाडीला की पहाड़ी, ये कहाँ है, तो दंतेवाड़ा में है। बैलाडीला से लौह अयस्क विशाखापट्टनम जापान को निर्यात किया जाता है। आपको थोड़ा सा बता दूं ना, ये जो बैलाडीला है ना, वो बैला के डीला मतलब जो उसका जो पीठ पर जो बड़ा सा कुबड़ा टाइप से निकला होता है ना डीला, उसी को कहते हैं। तो उसी के आकार का क्या होता है, वो पहाड़ जो है ना बैलाडीला, तो इसी के नाम पर उसको रखा गया था। और भारत ने क्या किया था पहले ना, जापान से कुछ कर्ज लिया था, और उस कर्ज के एवज में ना 100 वर्ष के लिए लीज पर दे दिया गया था बैलाडीला की पहाड़ी को। तो जापान क्या करता है, जापान जो है ना बैलाडीला की पहाड़ी से जितना भी लोहा अयस्क खनिज पदार्थ निकालता है, और विशाखापट्टनम से होकर के सीधा अपने देश जापान में निर्यात कर लेता है वो, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वो क्या करता है, निर्यात नहीं आयात करता है, ध्यान रखना है। मतलब जो बैलाडीला की पहाड़ी से सीधा जितना भी लौह अयस्क मिलेगा 100 वर्ष तक की ना, तो उसको निकाल करके अपने देश लेकर के चला जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत लौह अयस्क का खान है। तो भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत लौह अयस्क का खान कौन सा है, तो बैलाडीला की पहाड़ी है। क्यों, क्योंकि जापान है, जापान टेक्नोलॉजी में उन्नत है, पता होगा ना। 100 वर्ष में जितना से जितना ज़्यादा हो सके वो तो निकालना ही चाहेगा, जी हाँ। फ्री में मिल रहा है 100 वर्ष के लिए, तो वो तो करेगा ही ना इतना ज़्यादा। तो इसीलिए सबसे बड़ा मशीनीकृत लौह अयस्क का खान बनाया है वो। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा तीसरा को देखो रावघाट, रावघाट के कहाँ, तो कांकेर जिला में है। उसके अलावा गोवा, गोवा में सहाकलानीम, सतारी, और उसके अलावा संग्यूर, उसके अलावा क्यूपेन, पोंडा, उसके अलावा बिचौलिन, और इतने सारे कहाँ हैं, तो गोवा से क्या निकलते हैं, लोहा निकलता है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, एक बार केवल आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। उसके अलावा कर्नाटक में कहाँ कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहला देखो बाबा बुदन की पहाड़ी एवं कुंद्रमुख क्षेत्र में।
तो यहाँ मिलेगा जो कर्नाटक। उसके अलावा दूसरा देखो शिमोगा एवं चित्रदुर्ग जिला में मिलेगा। उसके अलावा तीसरा बेलारी, हासपेट एवं सुंदर। तो ये आप लोगों को अजीब अजीब थोड़ा नाम है ना, तो केवल पढ़ लेना एक बार, रटिएगा मत आप लोग, ठीक है। उसके अलावा झारखंड में कहाँ कहाँ मिलेगा, तो ये अलग अलग क्षेत्र जो है उसको आप लोगों को क्या करना है, झारखंड को भी याद रखना है। उसके अलावा उड़ीसा में कहाँ कहाँ मिलेगा ये देख लो, तो बोनाई में मिलेगा। उसके अलावा अलग अलग जो है ना उसको आप लोग क्या करना, इन तमाम चीज़ों को पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसको पढ़ लेना। जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं केवल आप लोगों को उन्हीं को बता रहा हूँ। तमिलनाडु में कहाँ कहाँ मिलेगा, तो तीर्थमल्लई की पहाड़ी में मिल जाएगा। उसके अलावा यादपल्ली, उसके अलावा किल्ली नलाई की पहाड़ी में मिलेगा जो नीलगिरी की पहाड़ी है, तो वहाँ आप लोगों को क्या मिलेगा, लौह अयस्क निकाला जाता है। तो आप लोगों को केवल है केवल ना इतना ही थ्योरी पढ़ना है, एकदम ही ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो उसमें केवल एक बार पढ़ लेना है यार, रटना मत। क्योंकि देखो अगर सोचोगे ना कि मैं थ्योरी पढ़ूँ एकदम ज़्यादा, तो थ्योरी बहुत लंबा है, आपको पीएससी लेवल से नहीं पढ़ना है, आपको इंट्रेंस एग्जाम के लेवल से पढ़ना है। तो ऊपर ऊपर में जितना ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना होगा ना, तो उसको पढ़ लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है उसमें खासतौर से छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप लोग बीएड डीएड का कोर्स करोगे, छत्तीसगढ़ का कितना नॉलेज है इसमें से ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। और बैलाडीला के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से, उसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो आप लोगों को ना 1 से लेकर के 20 तक की कंटिन्यू क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन रहेगा वो मैं अपने क्या करूंगा, पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से तुरंत ही पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ना, तो उसमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप के थ्रू। मैं आप लोगों को क्या करूँगा, उसमें व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। हाल ही में लिथियम खनिज के भंडार किस राज्य में खोजा गया। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी राजस्थान। और ये प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है व्यापम के द्वारा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, हाल ही में लिथियम खनिज के भंडार किस राज्य में खोजा गया। तो हाल ही में जो लिथियम खनिज के भंडार जो खोजा गया था ना, वो जम्मू कश्मीर में खोजा गया था। ये आप लोगों को याद रखना है, जहाँ प्रचुर मात्रा में लिथियम जो खनिज है उसका भंडार खोजा गया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और लिथियम खनिज क्या होता है इसके बारे में बताऊँ ना, तो लिथियम जो खनिज होगा ना, वो एक नरम और चांदी का सफ़ेद धातु होता है। और इसका जो उपयोग होता है वो किस काम में आता है, तो वो मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी होता है उसको क्या करने बनाने में काम आता है। और उसके अलावा अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा ना कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो, तो उस इलेक्ट्रॉनिक वाहन में जो बैटरी लगता है ना, तो वो लिथियम का ही बैटरी लगता है। और लिथियम बैटरी जो है ना, वो जल्दी से चार्ज करता है बैटरी को और लॉन्ग टर्म टिकाता है, मतलब बहुत आराम से उसका चार्ज उतरता है। तो अभी हाल ही में जो आप लोगों ने अलग अलग जो इलेक्ट्रिक वाहन देखा होगा ना, तो वो सारे के सारे किस में लगता है, तो वो इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में काम आता है, बैटरी बनाने में, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना। और बहुत बड़ा जो भंडार भारत में पाया गया है वो हाल ही में जम्मू कश्मीर में खोजा गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। भारत का खनिज संपदा में सबसे संपन्न राज्य है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी राजस्थान। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी झारखंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, भारत का खनिज संपदा में सबसे संपन्न राज्य है। तो भारत में सबसे खनिज संपदा में संपन्न जो राज्य है वो झारखंड है। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि झारखंड में भारत के ना अनेक जो खनिज संपदा है वो मिलता है। कौन कौन सा मिलता है, तो वो चाहे वो तांबा हो, अभ्रक हो, उसके अलावा बॉक्साइड हो, यूरेनियम हो, कोयला हो, तो वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। जिसके कारण ना भारत में सबसे ज़्यादा जो खनिज संपदा में संपन्न जो राज्य है वो झारखंड राज्य को माना जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। और जिसका योगदान बोलोगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्रतिशत जो है ना वो मिलता है झारखंड का। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मलपल्ली और भीमा नदी घाटी में इसके विपुल भंडार खोजे गए हैं। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी यूरेनियम या ऑप्शन डी क्रोमियम। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मलपल्ले और भीमा नदी घाटी में किसके विपुल भंडार खोजे गए हैं? तो किसके सबसे ज़्यादा भंडार खोजे गए हैं ना, तो वो यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और कर्नाटक के जो स्थान है ना तुम्मलपल्ले और भीम नदी, तो यहाँ पर क्या मिला है? यूरेनियम का प्रचुर भंडार मिला है, ये आप लोगों को याद रखना है। और यूरेनियम क्या होता है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ ना, तो यूरेनियम जो होता है ना वो परमाणु बम बनाने का काम आता है। वो विस्फोटक पदार्थ के अंतर्गत आता है जिसका चेन रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़्यादा विनाशकारी पदार्थ है। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत। और यूरेनियम को क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है। और फिल्टर करने के बाद 235 और 290 अलग अलग इसमें पदार्थ निकलता है, जिससे क्या किया जाता है? परमाणु बम बनाने का क्या होता है? काम आता है इसमें। तो ये आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, यूरेनियम के बारे में। उसके अलावा आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा ना कि अमेरिका और उसके अलावा ईरान के बीच क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। तो ये युद्ध का कारण क्या है? अमेरिका ये मानता है कि ईरान जो है ना वो क्या कर रहा है? वो यूरेनियम का एनरिच कर रहे हैं, मतलब यूरेनियम को फिल्टर करके 235 और 290 अलग अलग कर रहा है, जिसके कारण क्या है? अपना परमाणु कार्यक्रम कर रहे हैं और इसके माध्यम से वो जल्द ही परमाणु बम बना लेगा, जिसके कारण अमेरिका ने क्या किया था? ईरान पर आक्रमण कर दिया था और युद्ध अभी तक की खींचा चला जा रहा है। तो ये आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है यूरेनियम के बारे में, ठीक है। तो कर्नाटक के जो तुम्मलपल्ले और भीम नदी है ना, तो यहाँ पर यूरेनियम के प्रचुर मात्रा में भंडार जो है वो खोजे गए हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। कोरबा जिला मुख्यालय में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की आधारशिला कब रखी गई थी? ऑप्शन ए 27 अक्टूबर 1965, ऑप्शन बी 27 दिसंबर 1965, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1965 या ऑप्शन डी 27 नवंबर 1965। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 27 नवंबर 1965 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कोरबा जिला मुख्यालय में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की आधारशिला कब रखी गई? तो इसकी जो आधारशिला रखा गया था बाल्को का ना वो 27 नवंबर 1965 को रखा गया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा बाल्को के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ ना, तो बाल्को जो है वो मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाल्को जो है ना वो भारत में ना क्या करता है? एल्यूमिनियम कंपनी है और सबसे ज़्यादा यहाँ क्या किया जाता है? एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है। कितना उत्पादन होता है ये अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो लगभग साल में 1 लाख टन क्या करता है? एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके साथ ही साथ ये क्या करता है? 270 कितना? तो 270 मेगावाट बिजली का भी क्या करता है? उत्पादन करता है। तो इन दोनों डाटा को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। और ये क्या है? बाल्को जो है वो, तो बाल्को जो है वो छत्तीसगढ़ के कोरबा में है और यह क्या करता है? एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम के रूप में हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। जिसका पूरा नाम के बारे में बात करोगे ना, तो इस बाल्को को क्या कहा जाता है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट नेम क्या है? बाल्को के नाम से जानते हैं। अगर आधारशिला रखा गया था वो 27 नवंबर 1965 को रखा गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और सबसे ज़्यादा ये एल्यूमिनियम उत्पादन करता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक पांचवा को ध्यान से पढ़िए। भारत में एंथ्रासाइट कोयला प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन बी राजस्थान से, ऑप्शन सी गोंडवाना युगिन चट्टान से या ऑप्शन डी तमिलनाडु से।
तो प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भारत में एंथ्रासाइट कोयला प्राप्त होता है, तो भारत में एंथ्रासाइट कोयला जो प्राप्त होता है वो जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और एंथ्रासाइट कोयला क्या होता है अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना, तो भारत में कोयला को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा। दूसरा जो होगा वो बिटुमिनस हो जाएगा। तीसरा जो होगा वो लिग्नाइट हो जाएगा। और चौथा जो होगा वो पीट हो जाएगा। क्या? तो सबसे पहला जो उत्तम क्वालिटी का जो कोयला होगा वो एंथ्रासाइट कोयला कहलाता है। दूसरा जो क्वालिटी का कोयला होगा वो बिटुमिनस कोयला होगा। और तीसरा जो कोयला होगा वो लिग्नाइट कोयला होगा। और चौथा जो कोयला होगा वो पीट कोयला हो जाएगा। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो भारत में कोयला के 4 प्रकार होते हैं। सबसे उत्तम क्वालिटी का एंथ्रासाइट होता है, दूसरा में बिटुमिनस होता है, उससे निम्न का होगा वो लिग्नाइट हो जाएगा, और उस सबसे जो खराब जो कोयला होगा ना वो हो जाएगा पीट कोयला। तो इस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया है। और जम्मू कश्मीर से जो कोयला प्राप्त होता है वो सबसे उत्तम क्वालिटी का प्राप्त होता है, एंथ्रासाइट कोयला प्राप्त होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़िए। भारत की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए विनिर्माण क्षेत्र, ऑप्शन बी निर्माण क्षेत्र, ऑप्शन सी विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति, या ऑप्शन डी खनन एवं उत्खनन। तो प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी खनन एवं उत्खनन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? शामिल नहीं किया जाता है बोला है ना, तो खनन उत्खनन को थोड़ी ना भारत की अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाएगा जी। बाकी निर्माण एवं विनिर्माण को भी शामिल किया जाता है, विद्युत गैस जल आपूर्ति को किया जाता है, जो विकास का क्षेत्र हो तो इसे अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाता है। लेकिन खनन उत्खनन को थोड़ी ना करेंगे, ये इसमें नहीं आएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग होता है। ऑप्शन ए लोहा और इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी जूट उद्योग, या ऑप्शन डी मोटर गाड़ी उद्योग। तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए लौह और इस्पात उद्योग में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग होता है, तो मैग्नीज जो खनिज है उसका उपयोग होता है वो लौह और इस्पात उद्योग में इसका उपयोग होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीज जो है ना वो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान होता है ना तो वहाँ पाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ज़्यादातर मैग्नीज का उपयोग जो होता है ना वो मिश्र धातु बनाने में होता है। मतलब मिलावट करके अलग अलग जो धातु बनाया जाता है ना जी, जैसे स्टील, तांबा अलग अलग बनाया जाता है, एल्यूमिनियम वगैरह, तो उसमें मिलावट का काम आता है जो मैग्नीज होता है वो। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए लोहा और इस्पात उद्योग करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को ध्यान से पढ़िए। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? ऑप्शन ए पश्चिम जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी सोवियत रूस। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ रूस इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो सोवियत संघ रूस के सहायता से स्थापित हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी जो स्थापना है वो 1955 में हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आया था? तो 1956। कब? तो 1956 से लेकर के 1961 तक की ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ना तो इसके अंतर्गत इसकी क्या किया गया था? स्थापना किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और भिलाई इस्पात संयंत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो एक स्टील कारखाना है जहाँ से ना जितने भी प्रकार के स्टील का निर्माण होता है ना वो होता है, चाहे वो स्टील के बर्तन हो, चाहे वो स्टील के अलग अलग प्रकार से हो, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, वो स्टील का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और सबसे बड़ा ना जो है ना वो भिलाई इस्पात संयंत्र है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सोवियत संघ रूस की सहायता से क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखना है। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलेंगे इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। कर्नाटक के संदर्भ में कौन सा वाक्यांश गलत है? तो आपको बताना है ये चार ऑप्शन में से कौन सा गलत होगा। ऑप्शन ए, रेशम वस्त्र उद्योग में कर्नाटक भारत में प्रथम स्थान रखता है। दूसरा, चीनी उत्पादन में कर्नाटक भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा, यह मैग्नेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। चौथा, बेंगलोर कर्नाटक का मुख्य बंदरगाह है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा वाक्य जो है ना वो गलत है, आप लोगों को ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चीनी उत्पादन में कर्नाटक भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, करेक्ट हो जाएगा इसमें। कैसे? कर्नाटक के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य गलत है बोले है ना, तो जो गलत कथन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीनी उत्पादन में कर्नाटक भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है बोले है ना, तो ये गलत हो जाएगा। चीनी उत्पादन में कर्नाटक जो है ना वो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत में, दूसरा नहीं है। दूसरा कौन होगा? दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा। चीनी उत्पादन में पहला जो सबसे बड़ा राज्य होगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरा जो होगा वो कौन होगा? तो दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा। और तीसरा जो होगा वो कौन होगा? वो कर्नाटक हो जाएगा तीसरा में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कर्नाटक जो है वो दूसरा नहीं तीसरे क्रम का है, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा जो सही होगा ना वो रेशम वस्त्र उद्योग में कर्नाटक भारत का प्रथम स्थान रखता है, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ मैग्नेटाइट प्रकार के क्या है लौह अयस्क पाया जाता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा बेंगलोर कर्नाटक का मुख्य बंदरगाह है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। जो गलत वक्तव्य होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, जलयान उद्योग। ऑप्शन बी, खनिज तेल। ऑप्शन सी, विश्व व्यापार। या ऑप्शन डी, पर्यटन। प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी, खनिज तेल, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई जो प्रसिद्ध है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोगों को याद रखना है। और बॉम्बे हाई कहाँ है अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना, तो सबसे पहले इस प्रकार से भारत का अगर आप लोग क्या करोगे मैप बनाओगे, तो भारत के मैप में अगर ना इस तरफ देखोगे तो अरब सागर है और इस तरफ देखोगे तो बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर क्या है? तो बॉम्बे हाई है। और ये जो बॉम्बे हाई है ना तो यहाँ से प्राकृतिक गैस और तेल खनिज प्राप्त होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा अपघटनीय क्या है? तेल, प्राकृतिक गैस यहाँ से निकलता है। और कौन निकालता है? तो ONGC भारत का एक जो कंपनी है ना वो यहाँ से तेल निकालता है बॉम्बे हाई से। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। और ड्रिलिंग के माध्यम से क्या किया जाता है? ड्रिलिंग के माध्यम से यहाँ जो तेल है ना वो निकाला जाता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी, खनिज तेल, इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को ध्यान से पढ़िए। राउरकेला में किस देश के सहयोग से लौह इस्पात कारखाना लगाया गया है? ऑप्शन ए, इंग्लैंड। ऑप्शन बी, फ्रांस। ऑप्शन सी, जर्मनी। या ऑप्शन डी, USSR। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राउरकेला में किस देश के सहयोग से लौह इस्पात कारखाना लगाया गया था? तो वो जर्मनी के सहयोग से किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है राउरकेला के बारे में। और राउरकेला कहाँ है अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना, तो राउरकेला जो है वो ओडिशा राज्य में है। कहाँ? तो ओडिशा राज्य में है। और ये किसके सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी जो देश है ना तो उसके सहयोग से राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है ना तो उसको बनाया गया था। और राउरकेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो राउरकेला जो है वो स्टील प्लांट है। क्या? तो वो स्टील प्लांट है जहां उच्च गुणवत्ता वाले जो स्टील है ना उसका निर्माण किया जाता है। और राउरकेला की स्थापना कब किया गया था? तो वो 1955 में किया गया था। कब? तो राउरकेला का जो स्थापना है ना वो 1955 में किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसका जो उद्घाटन है ना वो 3 फरवरी 1959 को किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। राउरकेला जो है वो ओडिशा में है और इसकी जो विशेषता है ना वो इस्पात संयंत्र है, ठीक है। इस्पात संयंत्र मतलब सबसे उच्च गुणवत्ता वाले जो स्टील का निर्माण है ना वो यहीं से होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जर्मनी जो देश है उसके सहयोग से बनाया गया था ये जो संयंत्र है उसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की सेल में पाया जाता है? ऑप्शन ए कटप्पा सेल, ऑप्शन बी गोंडवाना सेल, ऑप्शन सी धारवाड़ सेल या ऑप्शन डी विंध्यान सेल। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी धारवाड़ सेल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम के सेल में पाया जाता है? तो भारत में जो लौह अयस्क है ना वो धारवाड़ सेल समूह में पाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी धारवाड़ सेल समूह इसमें करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों के मन में एक सवाल ये आ सकता है कि सर अभी की डेट में ना इस प्रकार से सिंगल क्वेश्चन उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, तो कूट आधारित प्रश्न लेकर के आओ। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, हमेशा मैं अपने क्लास में बोलता हूं आप लोगों को ना जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है वो कलेक्ट करके रखना है, पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा को। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर आप बुक लोगे तो पहले से उसमें से कूट में प्रश्न नहीं रहता है। जो प्रश्न छांटने वाला होता है वो स्वयं क्या करता है, इस टॉपिक से प्रश्नों को देखता है और प्रश्नों को देख करके अपने मन से जो कूट वाला जो प्रश्न है वो तैयार करता है। पहले से कोई भी कूट में बना हुआ नहीं रहता है। तो इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा है उसको कलेक्ट करके रखना है, इसके पीछे नहीं भागना है कि मेरे को कूट वाला प्रश्न सॉल्व करना है। जो पूछे गए प्रश्न है ना व्यापम के द्वारा अलग अलग एग्जाम में, तो उसे आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचोगे कि पहले से कूट में रहे तो नहीं रहता है जी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। राजस्थान का जावर खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी चूना या ऑप्शन डी मैग्नीज। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जस्ता इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राजस्थान का जावर खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान जो राज्य है ना उसमें जावर खान नामक एक स्थान है जहाँ पर क्या किया जाता है, जस्ता धातु का निर्माण किया जाता है, इसलिए प्रसिद्ध है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को पढ़िए। टर्शियरी कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। कैसे? टर्शियरी कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो टर्शियरी जो कोयला क्षेत्र है ना वो अरुणाचल प्रदेश में है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों को बताया था ना अभी कुछ टाइम पहले कि जापान को क्या किया गया था, 100 वर्ष के लिए लीज पर दे दिया गया है, जहाँ से क्या करता है बैलाडीला की पहाड़ी से जो जापान है वो क्या करता है, वो खनिज जो लौह अयस्क है उसको निकालता है और सीधा अपने देश जो जापान है वहाँ निर्यात कर लेता है। कहाँ से निर्यात करता है? विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वहाँ से होते हुए जापान को निर्यात कर लेते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है उत्तम क्वालिटी का जो लोहा है ना वो बैलाडीला की पहाड़ी से पाया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। अब आप लोगों को ना प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 30 तक की ये तमाम जो क्वेश्चन है ना उसे मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग क्या करना पढ़ लेना अपने मन से, ठीक है। और इसका जो आंसर है ना मैं आप लोगों को क्या करूँगा PDF के लास्ट में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए बन जाए। तो इसीलिए आप लोग क्या करते हो, अभी तक की व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। जितना भी मैं आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्लास लिया हूँ ना सारे क्लास का जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ध्यानपूर्वक क्या करना है, पढ़ना है और इसके बाद क्या करना है अच्छे से आंसर भी ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा ज़रूर। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसे ही मैं जब भी क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका मैसेज मिल सके। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।